नमस्कार, मैं राजवीर हूं और राजनीति में आंकड़ों का बड़ा खेल होता है। ये पूरा खेल क्या है हम आपको बताएंगे। खास तौर पे आए दिनों में जो अपराध है, अपराध को लेकर क्या कुछ हो रहा है, एक इस पे चर्चा करेंगे, डिबेट करेंगे। लेकिन पहले आप सुनिए और हम आपको दिखाएंगे कि राजनीति में जो आंकड़ों का खेल है वो किस तरह से बदस्तूर जारी है। ये कैसे आंकड़े, घटता ग्राफ, बढ़ता अपराध। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। ये कहावत यूपी में जारी आपराधिक आंकड़ों में खूब मिलती जुलती है। दरअसल यूपी में पुलिस विभाग आपराधिक आंकड़े देखकर भले ही प्रसन्न हो रहे हो, लेकिन हकीकत क्या है ये किसी से परे नहीं है। दरअसल यूपी में कई महीनों से कोरोना के चलते लॉकडाउन चल रहा था। जो जहां था वो वहीं फंस गया। यूपी पुलिस भी इन दिनों सड़क पर लोगों की मदद के लिए बैठी थी। अब ऐसे में सामान्य वर्ष के आपराधिक आंकड़ों की तुलना करना कितना अच्छा है। फिलहाल पुलिस वर्ष 2016, 19 और 20 के आपराधिक आंकड़ों की तुलना लॉकडाउन के समय से प्रसन्न हो रही है। लेकिन यूपी में अनलॉक होने के बाद नदियों में बाढ़ की तरह आपराधिक घटनाएं भी बाढ़ जैसी आ गई हैं। ये भी किसी से छिपा नहीं है। अब भी देख लीजिए कि यूपी में वर्ष 2016, 2019, 2020 के जारी किए गए आंकड़े किस प्रकार के हैं। वो भी वर्ष 2017-18 के आपराधिक आंकड़े नहीं जारी किए गए हैं। यूपी में वर्ष 2016 में 2762 हत्याएं हुई। यूपी में वर्ष 2016 में 149 डकैती की घटनाएं हुई। यूपी में वर्ष 2016 में लूट की 2282 घटनाएं हुई। यूपी में वर्ष 2016 में 1692 दुष्कर्म की घटनाएं हुई। वर्ष 2019 में आपराधिक आंकड़े, यूपी में वर्ष 2019 में 2204 हत्याएं, वर्ष 2019 में 68 डकैती, वर्ष 2019 में 1389 लूट की घटनाएं हुई। वर्ष 2019 में 1692 दुष्कर्म की घटनाएं हुई। वर्ष 2020 के आपराधिक आंकड़े, वर्ष 2020 में 2032 हत्याएं हुई। यूपी में वर्ष 2020 में 38 डकैती की घटनाएं हुई। 2020 में 792 लूट की घटनाएं हुई। वर्ष 2020 में 1216 दुष्कर्म की घटनाएं हुई। यूपी में इन दिनों आपराधिक घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। ये भी महिलाओं और बच्चियों के अपराध बढ़ रहे हैं। बात चाहे लखीमपुर खीरी की हो, सहारनपुर की हो, गोरखपुर की करें, ये सभी विभत्स घटनाएं हुई हैं। साथ ही हत्याएं और अपहरण की घटनाएं यूपी में देखने को मिल रही हैं। ये भी किसी से छिपा नहीं है। कानपुर बिकरू कांड, कानपुर संजीत अपहरण हत्याकांड, वाराणसी बच्चे का अपहरण, गोंडा में बच्चे का अपहरण, घटनाएं गिनाएंगे तो पूरे दिन बीत जाएगा। लेकिन पुलिस की किताब में आंकड़े घट रहे हैं। दरअसल ये आंकड़े जारी करने का एक और आंकड़ा लग रहा है कि कल से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है और विपक्ष कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सदन में सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगा। शायद यही वजह है कि सरकार विपक्ष समेत जनता को आंकड़े के जाल में उलझाना चाहती है। साल 2016 के मुकाबले 2020 में कैसे अपराधों की संख्या में कमी आई है, ये आंकड़े सरकार ने आज जारी किए हैं, जिसमें हत्या, लूट, डकैती और बलात्कार जैसी घटनाओं की संख्या में कमी आई है। वहीं लगातार उत्तर प्रदेश में आपराधिक घटनाओं की बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब ये आंकड़े सही बोल रहे हैं या आए दिन होने वाली घटनाएं, ये वक्त ही तय करेगा। कैमरामैन जुबैर के साथ अभिषेक सिंह, के न्यूज, लखनऊ। ये आंकड़े अभी जो आप टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आंकड़े जादुई आंकड़े कहे जा सकते हैं। जादुई आंकड़े मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो आपराधिक ग्राफ है, आपराधिक रिकॉर्ड का जो ग्राफ है, जो दिख रहा है, क्या वास्तव में ऐसा जमीन पर भी है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है और इसलिए ही हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए तमाम गेस्ट मौजूद हैं, तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सर्वेश अम्बेडकर जी हैं, हमारे मैनेजिंग एडिटर राजेंद्र सिंह जी हैं और अभी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे सूर्य कुमार शुक्ल जी, जो पूर्व डीजी हैं, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की नेता शबनम पांडे हैं। क्योंकि ये मामला आंकड़ों का है, आपराधिक आंकड़ों का है और सरकार की तरफ से जो आंकड़े आए हैं, इसमें यह कहना है सरकार की तरफ से बताए गए आंकड़ों का कि 1 जनवरी से 31 जुलाई तक के जो आंकड़े हैं, अगर पिछले वर्ष की तुलना करें या इससे पिछले वर्ष की भी तुलना करें तो ये ग्राफ कहीं ना कहीं आपराधिक ग्राफ जो है वो घटा है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो ये ग्राफ है, आंकड़े हैं, जो आंकड़े घटे हैं, तो फिर ये कौन सी घटनाएं हैं जो लगातार आए दिन हम लोग सुन रहे हैं, लगातार आए दिन हो रही हैं। और उत्तर प्रदेश में खासतौर पे कानून व्यवस्था को लेकर तो आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जो अपने आप में सरकार पे बड़े सवाल खड़ा करता है। सर्वेश अम्बेडकर जी, मेरा सबसे पहले सवाल आपसे है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के आप नेता हैं और जब आप
की सरकार थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तो सबसे बड़ा जो मुद्दा विपक्ष के पास था वो कानून व्यवस्था को लेकर ही था। तो अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था आपको बेहतर नहीं नजर आ रही है तो इससे आपको सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है। अगर ऐसा होता तो आप अपनी सरकार में ही व्यवस्था दुरुस्त करते। भाई यही एक मामला था कि जिसपे आप फेल हुए और भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। देखिए, जब हमारी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में जी, मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं उस समय आपराधिक घटनाएं नहीं होती थी, लेकिन जो घटनाएं हुई, जो भी संज्ञेय अपराध हुए, हमारी पार्टी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई और ऐसा कहीं नहीं लगा छिटपुट घटनाओं को छोड़कर कि कानून व्यवस्था फेल हो। लेकिन अगर आज से इस सरकार से और समाजवादी पार्टी सरकार से तुलना की जाए तो आज तो हम, भले ही इन्होंने आंकड़ों की बाजीगरी करके अपनी पीठ थपथपा ली है, कागजी शेर मार के अपनी पीठ थपथपा रहे हैं माननीय योगी जी, लेकिन अगर ये कंपैरिजन करते हैं तो समाजवादी पार्टी का जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन था उसके सामने भारतीय जनता पार्टी कहीं पर नहीं ठहरती है। भले ही आंकड़े के मामले में ये अपना डाउन दिखा रहे हैं, प्रचार की सरकार ये कही जाती है, लेकिन जमीन पर आज सुबह व्यक्ति निकल जाता है, शाम को लौटकर सुरक्षित घर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। चारों तरफ हत्या, डकैती, लूट, अपहरण, मॉब लिंचिंग इसकी बाढ़ आई हुई है और ऐसी स्थिति में मैं तो ये कहना चाहूंगा उत्तर प्रदेश की सरकार से, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, कि अगर उनमें जरा भी नैतिकता बची है तो जिस तरह से तांडव मचा रखा है शबनम पांडे जी, सर्वेश अम्बेडकर जो कह रहे हैं, क्या ये सच है? अगर जमीन पे ऐसा है तो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बेहद बातें कर रहे हैं जिसकी और ये दृढ़ समझ और सत्ता में रहते इनको होता तो निश्चित तौर पे आज इन्हें अगल बगल झांकने की जरूरत नहीं होती और अनर्गल आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाने का नहीं होता। जब आंकड़े बढ़ते कहीं दिखेंगे तो कहेंगे आंकड़े बढ़ गए, देखिए अपराध बढ़ गया। जब आंकड़े घटते दिखेंगे तो कहेंगे आंकड़े ही गलत है। तो पहले ये कंफ्यूजन की स्थिति विपक्ष अपने आप सल्टा ले कि आंकड़े पे हमें कहना क्या है, आंकड़े सही हैं, गलत हैं, किस परिस्थिति में क्या बोलना है। जनता ये समझ रही है क्योंकि जनता को मालूम है आज विपक्ष ऐसा है जो कि अपराधी जब मुठभेड़ में मारे जाते हैं तो उनका जाति धर्म बता के उसकी तरफ से राग लाप रहे हैं। विपक्ष एक बार भी नहीं कहते कि वो अपराधी किसी जाति के कितने लोगों को मार गिराया है, उसे सरकार ने अगर मुठभेड़ में मारा या गिरफ्तार किया तो सरकार ने अच्छा किया। तो विपक्ष की मनस्थिति को हमें समझाने की जरूरत नहीं है। पिछले एक हफ्ते में कितनी घटनाएं हुई हैं उसका पूरा आंकड़ा और डाटा हमारे पास है, मैं लेकर बैठा हूं और मैं आपको बताऊंगा कि सच में आप जो बोलते हैं और जो जमीन पे होता है उन दोनों में कितना अंतर है। इसको एनसीआरबी के 2019 के रिपोर्ट में भी हमारे साथ पूर्व डीजी साहब जुड़े हुए हैं। सर, हम बात अपराध की कर रहे हैं, अपराध के आंकड़ों की कर रहे हैं और जो अभी हाल फिलहाल के आंकड़े हैं ये आंकड़े बताते हैं कि अपराध का ग्राफ जो है वो घटा है। लेकिन ये आंकड़े हैं जो बताते हैं, जमीन पे आप देखिए, ग्राउंड पे आप देखिए तो क्या कुछ दिखता है। आए दिन ऐसी घटनाएं दिखती हैं, वो चाहे दुष्कर्म की घटनाएं हों, लूट की घटनाएं हों या फिर आज की घटना का जिक्र कर लीजिए। आज जिस तरह से आगरा में जो बस का अपहरण हुआ उसके बाद इटावा में वो बस पुलिस को बरामद होती है और ऐसी ना जाने कितनी और भी घटनाएं हुई। पिछले एक हफ्ते का डाटा हमारे पास तो मौजूद है। लेकिन आपको लगता है सूर्य कुमार शुक्ला जी की जो ये आंकड़े हैं और आंकड़ों की ये जादूगरी है और यही एक बड़ी वजह है कि हमें ये दिखाया जा रहा है कि वास्तव में अपराध उतना नहीं है, अपराध कम हुआ है लेकिन हमें दिख ज्यादा रहा है। बिल्कुल, इसके बारे में मैं साहब इतना ही कहूंगा जी कि मैं पहले तो बधाई देना चाहता हूं कि हमारे पहले जो दोनों वक्ताओं ने अपनी बात रखी जी तो बहुत अच्छी प्रकार से अपने तर्क प्रस्तुत किए हैं और उनको सुन करके ऐसा लगता है कि उनकी बात बिल्कुल वाजिब है। लेकिन एक बात इस बारे में राजवीर जी बताना चाहता हूं कि ये एक मनोवैज्ञानिक सत्य होता है कि मनुष्य को दिखाई वो पड़ता है जो वो देखना चाहता है और दूसरा तथ्य एक और होता है कि
जो उसकी अपनी दिक्कतें परिस्थितियां होती हैं, उनका बहुत कुछ प्रतिफलन उसके परसेप्शन में रहा करता है। अब आता हूं पुलिस के आंकड़ों की ओर। जी। तो पुलिस के आंकड़े पर नंबर एक तो बड़ा खतरनाक खेल ये होता है कि अगर बहुत ज्यादा आंकड़ों पर आप चर्चा करिएगा और अगर एक डांट पड़ जाएगी पुलिस के अधिकारियों को, थानेदारों को, सीओ को कि तुम्हारे यहाँ आंकड़े बहुत, घटनाएं बहुत हो रही हैं, तो आप निश्चित मानिए कि मेरा लंबा अनुभव ये कहता है कि लूट की घटनाओं को चोरी में, डकैती की घटनाओं को लूट में, कत्ल की घटनाओं को 304 आईपीसी यानी कि गैर इरादतन हत्या में, इसी प्रकार तमाम बातें जो हैं वो उनका अल्पीकरण होने लगता है। पुलिस की भाषा में इसको कहते हैं अल्पीकरण, यानी कि बड़ा मतलब सर ये दबाव होता है, ये दबाव होता है, कप्तान का दबाव थानेदारों बहुत के ऊपर ज्यादा होता है। जोर अगर मैं अपने सारे साथियों से, सर्वेश जी से और सबनम जी से, राजेंद्र जी से, सबसे ये कहूंगा कि बहुत ज्यादा अगर आप लोग आंकड़ों पर चर्चा करके दबाव बनाइएगा तो पुलिस के कर्मचारी, अधिकारी लिखना कम कर देंगे और इसका सबसे ज्यादा फायदा बदमाशों को मिल जाता है। क्यों कि जब वो लिखा नहीं जाता तो एक फायदा तो होता है कि बदमाशों का नेचर होता है पहले पता लगाते हैं। सर ये जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, मैं आपसे पॉलिटिकल सवाल नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब भी ये पूछा गया अपराध के आंकड़ों के बारे में तो उनका ये साफ तौर पे कहना होता है कि पहले की सरकारों में, पूर्ववर्ती सरकारों में अपराध रजिस्टर्ड नहीं होते थे, मुकदमे नहीं लिखे जाते थे, लेकिन अब मुकदमा लिखा जा रहा है, इसलिए ग्राफ जो है अपराध का बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सिर्फ ये कहने से आप बच नहीं सकते हैं ना। बिल्कुल, इसके आप बारे ये में कहिए, आपको क्लियर कर दूं कि पुलिस का ये समाज का, पुलिस का, सारे लोगों का ये अध्ययन है कि जो शारीरिक अपराध हो रहे हैं, जैसे हत्याएं होती हैं और साथ में मारपीट होती हैं, ये इनकी घटनाओं की ग्राफ लगातार नीचे आ रहा है। लेकिन जो नए प्रकार के अपराध हैं, जैसे आर्थिक अपराध है, फ्रॉड है और धोखाधड़ी है और जो किसी प्रकार आपसे सर पूछेंगे लगातार पूरे पुलिस का जब हम पिछले 36 साल का इतिहास देखते हैं, आपसे जानेंगे और ये भी जानेंगे कि जब आप फंक्शनिंग में थे, जब कार्य कर रहे थे, तो क्या आप भी अपने मातहतों पे दबाव बनाते थे इस तरह का? इस पे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अब राजेंद्र सिंह जी से हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि बिल्कुल ओपनली अगर आप बताएं तो बेहतर होगा कि सर आपको लगता है कि वास्तव में जो अपराध का ग्राफ है और जो जमीन पे चीजें दिख रही हैं, इन दोनों में कुछ अंतर है या फिर सच में वही है जो पुलिस हमें दिखा रही है, जो सरकार हमें दिखा रही है? देखो राजवीर, हमारे साथ सबसे जो पूर्व डीजी साहब बैठे हुए हैं और अभी सर इन्होंने, हमारे समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, इन्होंने भी कहा, शबनम पांडे जी ने भी अपनी बात कही, तो ये पॉलिटिकल बातों, ये पॉलिटिकल आंकड़े हैं। और शुक्ला जी ने बताया कि जिस तरीके से पुलिस पे दबाव बनता है, भाई जो पार्टी सत्ता में रहती है वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरा ग्राफ बढ़े, और बढ़े भी तो दिखे ना, बढ़े तो दिखे ना, इसलिए वो अनावश्यक रूप से दबाव भी बनाती है। मगर अपराध की भी श्रेणियां हैं, कुछ संज्ञेय अपराध हैं, कुछ असंज्ञेय अपराध हैं। तो वो किसी सरकारों में ये देखा गया कि सरकार अपराधियों को पालती थी, कई सरकारों पे ये आरोप लगते थे कि सरकार ने अपराधियों को पाला। कुछ सरकारों में कुछ घटनाएं जो असंज्ञेय अपराध हैं उनको रोकना आपके बस में नहीं है। संज्ञेय अपराध यानी कि अगर मान लीजिए वो कोई, जैसे आप उसको कह सकते हैं कि कोई पुराना संगठित गिरोह है और वो उस तरीके से अपनी इरादतन हत्याएं करना, उसका वो शूटर, उसका यही काम है, तो उस तरीके के अपराधों पे नियंत्रण करने की इस समय सरकार में प्रयास जारी है। उसमें किसी हद तक वो सफल भी हो रहे हैं, जो मैं अखबार के और अपने मीडिया के आंकड़े देख रहा हूं। मगर जिस तरीके से जो ग्राफ वो दिखा रहे हैं, वो ग्राफ की सत्यता इसमें नहीं दिखती है। नहीं सर, सवाल यही है कि ठीक है, तो आंकड़े तमाम आते हैं, आज सरकार की तरफ से आंकड़े आए हैं, कल एनसीआरबी के आंकड़े हम देखेंगे, उसमें भी तमाम चीजों का जिक्र होगा, कितने मुकदमे दर्ज हुए, कितने नए मामले आए। लेकिन अगर इसका एक व्यवहारिक पक्ष आप देखिए तो जो दिखता है, जो परसेप्शन बनता है, सवाल इस बात का है सर, जो परसेप्शन बनता है आए दिन, अभी आप देखिए 2 दिन पहले लखीमपुर खीरी की घटना हो, गोरखपुर की घटना हो, या आज की जो बस अपहरण की घटना हो गई, या लगातार, या आप देखिए प्रतापगढ़ में दिन दहाड़े हत्या का मामला रहा हो, पिता पुत्र की। देखिए राजवीर उसमें एक बहुत बड़ा कारण इधर पिछले कुछ सालों में, जब से ये इंटरनेट और ब्रॉडबैंड और इस तरीके की जो तकनीकी सुविधाएं बढ़ गई हैं, तो उससे जो ऐसी साइट्स हैं जिनपे बच्चों को ऐसा कुछ वो कंटेंट देखने को मिल जाता है जो आमतौर पे संभव नहीं हो पाता था आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले।
तो उसकी वजह से भी ग्राफ का उस तरीके का आंकड़ा जिसमें शारीरिक रूप से वो मतलब कोई ऐसा मामला उसके ऊपर बनता हो कि शारीरिक रूप से आक्रमण किया गया हो या बलात्कार किया गया हो या वृद्धि होने का, मगर इसके साथ साथ जो संगठित अपराध थे उसके ऊपर कहीं ना कहीं लगाम लगाई जाने के प्रयास किया जा रहा है। मगर आपका जो मुद्दा था कि आंकड़े कुछ दिखाए जा रहे हैं, ग्राफ कुछ कह रहा है, हकीकत कुछ और है, जमीन पर हकीकत कुछ और है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम चर्चा चूंकि आंकड़ों पे ही कर रहे हैं और आंकड़ों से बहुत कुछ छिपाया भी जा सकता है। आंकड़ों से तमाम लोगों की नाकामी छिपाई जा सकती है, अपने काम ना कर पाने की असमर्थता छिपाई जा सकती है और भी कई तमाम चीजें छिपाई जा सकती है। इस सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और तमाम जो सवाल हैं इस अपराध के आंकड़े को लेकर, वो हम सवाल अपने जारी रखेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आईपीएल पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त आईपीएल पान मसाला। एक बुलेटिन में हर खबर, देश के नंबर 1 न्यूज नेटवर्क का नंबर 1 न्यूज बुलेटिन। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे। जुड़िए संसार से हमारी रफ्तार से। टीवी 9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और लगातार जो हमारी चर्चा है अपराध पर आंकड़े को लेकर वो जारी है। शबनम पांडे जी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की आप नेता हैं और लगातार हम लोग तब से आपको जान रहे हैं कि जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी तब से आप लगातार इस बात को उठाती थी। कई बार धरना प्रदर्शन में भी हम लोगों ने देखा कि आप खास तौर पे जब कानून व्यवस्था का मुद्दा आता था तो आप बहुत मुखर होकर बोलती थी, बहुत मुखर होकर अपनी बात रखती थी। लेकिन चूंकि आप सत्ता में हैं, आपकी सरकार है, तो ये सवाल अब आपसे बनता है कि तमाम जो कमिटमेंट थे लोगों से, तमाम जो वायदे थे लोगों से कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो कानून व्यवस्था बेहतर होगी, लेकिन यहाँ कानून व्यवस्था तो बेहतर कम हो रही है, लेकिन आंकड़े बेहतर करने में सरकार जरूर लगी है। जी देखिए, मैं तथ्यपरक बात करती हूँ। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि अगर आप एनसीआरबी के रिपोर्ट को सही मानते हैं तो उस रिपोर्ट का जो 2019 में था पर लैख पॉपुलेशन के आधार पर जब देखा जाता है तो उत्तर प्रदेश में क्राइम कम हुआ है, जबकि उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है 99% से ज्यादा एफआईआर लिखे जाते हैं और जो 1% में कहीं लापरवाही होती है उस पर उस पुलिस प्रशासन पे कड़ी कार्रवाई भी होती दिखती है। और सबसे बड़ी चीज कि जो अपराध जिसको कि पुलिस कुछ अपराध ऐसे होते हैं जैसे मुझसे पहले का पता नहीं होता, संगठित अपराध को कंट्रोल किया हमारी सरकार ने, पर कुछ ऐसे अपराध है जो घर के अंदर होना या इस तरीके का, उन अपराधों में आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ लेना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने कहीं दावा नहीं किया कि 0 अपराध हुआ, पर अपराध के प्रति 0 टॉलरेंस को सरकार ने बार बार दोहराया है और विपक्ष ने बार बार सरकार की इस नीति का विरोध किया है। मुख्यमंत्री जी लगातार, देखिए मुख्यमंत्री जी, शबनम जी, मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, उनके प्रयास में कोई कमी नहीं है, लेकिन सवाल तो तब उठता है ना कि जब आप बता रहे हैं कि अपराधियों में भय है, अपराधी बाहर नहीं निकल रहे हैं, अपराधियों ने प्रदेश छोड़ दिया है, तो आखिर वो कौन से लोग हैं जो लगातार, आप देखिए, आप एक एक दिन की घटनाएं देखिए, ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा जिस दिन
10 से 12 बड़ी घटनाएं उत्तर प्रदेश में ना होती हो, तो ये सवाल तो उठेगा ही। सर्वेश जी, क्योंकि जब ये सवाल आपसे है कि जब समाजवादी पार्टी की बात आती है तब एक बात तब निकलकर सामने आती है, भाई समाजवादी पार्टी की सरकार में तो गुंडई चरम पे होती है, गुंडे लगातार थानों में बैठते हैं, इस तरह की बात आती है। और अब जब भारतीय जनता पार्टी का जो कमिटमेंट था कानून व्यवस्था को लेकर, अगर वो बेहतर नहीं है, इस पर आप सवाल उठाएं तो कहीं ना कहीं लगता है कि थोड़ा दुख होता है कि भाई जब आपकी छवि ऐसी है तो आप क्यों सवाल उठा रहे हैं? और आप जब सवाल उठा रहे हैं तो आप अपने कामों को देखिए पीछे। देखिए राजीव जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जैसा अभी हमारे आदरणीय डीजी साहब ने कहा, पुलिस के बड़े अधिकारी रहे हैं, सबसे बड़े अधिकारी रहे हैं, और पुलिस का की कैरेक्टरिस्टिक क्या रहती है थानों में, अपराधियों के साथ में पुलिस का गठजोड़ कैसे हो जाता है, सरकार के इशारे पर आंकड़े भी कम हो जाते हैं, अपराधी के हौसले बढ़ जाते हैं और आर्थिक लाभ भी कहीं हो जाता है। तो आपने बताया, मैं पूर्ण रूप से आपसे की बात से सहमत हूं। अभी भाई राजेंद्र सिंह जी ने भी बहुत सारी बात जो रखी है, मैं उससे भी सहमत हूं। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब अपराध हो रहे हैं, ऐसा कोई गांव, कोई शहर, कोई मोहल्ला नहीं है जहां पर अपराध ना होते हों। और मुझे लगता है कि 30% भले ही दर्ज हो रहे हैं सरकार में, नहीं तो थाने में 1-1, 2-2 दिन के लिए बैठाला जाता है। थाने में कई घटनाएं ऐसी आई हैं कि उसी के साथ में जुल्म हुआ है, थाने में रेप हुआ है, चाहे वो बालिग हो चाहे नाबालिग हो, और उसी के खिलाफ मुकदमा लिखकर उसी को जेल भेज दिया गया है। ये घटनाएं इस सरकार में देखने को मिलती हैं। तो अगर पुलिस अभी आज आपने देखा आगरा घटना है, आगरा की घटना 34 लोग पैसेंजर लगा रहे हैं, वो अपने समय के तथ्यों को बता रहे हैं। एक जिम्मेदार अधिकारी पुलिस कप्तान का बयान आया कि उस बस पर फाइनेंस था, फाइनेंस वाले उस बस को ले गए हैं, खींच ले गए हैं, जबकि वो बस मालिक नहीं। सबनम भी ये बात तो आई निकल के, ये बात देखिए, ये बयान आया कि पहले फाइनेंस बयान है कप्तान था, पहले फाइनेंस को लेकर एक ये बयान आता है पुलिस का कि बस फाइनेंस थी इसलिए फाइनेंस वाले बस को ले गए हैं। लेकिन अब क्या कुछ है, सब कुछ साफ हो चुका है कि बस जहां से बरामद की गई इटावा से, ये जी राजवीर जी, चाहे जिसने भी बस को हाईजैक करने का किया, चाहे फाइनेंस कंपनी हो या कोई और व्यक्तिगत रंजिश, दोनों पे सरकार बड़ी कार्रवाई करेगी। सरकार अपराधियों के प्रति जरा भी टॉलरेंस नहीं रखती। चलिए, सरकार बेहतर काम कर रही है, ठीक है, ये हम लोग भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं और पूरा प्रदेश देख रहा है। लेकिन राजेंद्र जी, हमारा सवाल आपसे है कि आज देखिए, एक जिस तरह से कल की आप घटना देखिए कि बिजनौर के पुलिस कप्तान का तबादला होता है, तबादले के बाद तमाम ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर वो पैसे लेते हैं, इसकी शिकायत बाकायदे डीजीपी के यहां होती है, उस पर जांच बैठ जाती है। तो क्या ऐसी पुलिस से आप उम्मीद करेंगे कि ये आंकड़ों में खेल नहीं करेंगे, ये अपराध को लेकर कितने सशक्त होंगे? ये सब घटनाएं तो अपने आप में बताती है ना कि भाई पुलिस भले ही तमाम दावे करे, तमाम बात करे, अपनी निष्पक्षता की बात करे, लेकिन ये सब घटनाएं कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है ना। राजवीर देखो, नारे देना कि भय मुक्त समाज का नारा देना, मित्र पुलिस का नारा देना, ये सब चीजें देखने सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, मगर जो भुक्तभोगी होता है, जिसके साथ घटना घटती है, उससे पूछिए तो वो बताता है कि पुलिस की असलियत क्या है और कितनी पुलिस ने उसकी मदद करी और कितनी पुलिस ने उसकी बात सुनी। अभी 20 दिन से हमारे यहाँ हम लोग बराबर दिखा रहे हैं कि जीतू चावला नाम का अपराधी 20 दिन हो गए हैं, वो सरेआम अपराध करके और शहर में घूम रहा है और अपने जो पीड़ित व्यक्ति उनको धमकी भी दे रहा है, उसकी गिरफ्तारी नहीं कर पा रहे, तो उसकी पुलिस की मिली भगत ही समझा जाएगा। तो ये, जबकि पुलिस के लिए, पुलिस तो भय बिन होत ना प्रीत, मतलब पुलिस का तो भय, पुलिस के पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है। अधिकारियों का ये कहना होता है कि हमारे पास कोई अलादीन का चिराग नहीं, हम घिसेंगे अपराधी को पकड़ लेंगे, मगर भय तो होना चाहिए। जब आपके बीट इंचार्ज हैं, आपको करोड़ों अरबों रुपए आपके ऊपर खर्चा किया जा रहा है, आपको साइबर सेल आपके बनाए जा रहे हैं, आपको वैन दी जा रही है, आपको अच्छी अच्छी गाड़ियां दी जा रही है, अच्छे असले दिए जा रहे हैं, सब कुछ किया जा रहा है, उसके बावजूद भी अगर भय का माहौल नहीं रहेगा तो अपराधी तो अपराध करता ही रहेगा ना। नहीं, ये सूर्य कुमार जी, अब ये बताइए कि भय कहाँ है अपराधियों में? इनकाउंटर लगातार हो रहे हैं, लगातार पुलिस इनकाउंटर कर रही है, अपराधियों को मारा जा रहा है, 1 लाख का इनामी, 50,000 का इनामी, आए दिन अक्सर हम सुनते हैं कि कोई पश्चिम में मारा गया अपराधी, कोई पूर्वांचल में मारा गया, लेकिन भय उसके बावजूद नहीं है। भय क्यों नहीं है? राजेंद्र जी ने बहुत प्रासंगिक बात उठाई है कि कानून का, पुलिस का, प्रशासन का भय होना चाहिए अपराधियों के दिमाग में। अब इसमें मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि भय होता है दंड का। दंड क्या है? सजा।
अब ये मैं स्पष्ट अपने साथियों को कर देना चाहता हूं कि सजा यानी कि जेल भेजने का एक दिन का भी कोई अधिकार पुलिस को नहीं है। नंबर 2 बात कि पुलिस का काम क्या है कि पता लगाकर कौन बदमाश ने क्या बदमाशी की है उसको अदालत के सामने पेश कर देना। अब कठिनाई क्या हुई है कि जिस समाज में निश्चित दंड और जल्दी दंड यानी निश्चित सजा मिले और जल्दी मिले, ये नहीं होता। क्या, उस समाज में अपराधी बेखौफ होने लगते सर, हैं। इनडायरेक्टली आप ये कह रहे हैं को बहुत जरूरत है कि जल्दी से जल्दी न्यायिक सुधार यानी कि जल्दी सजा और निश्चित सजा बदमाशों को दिलाने लगे तो ये भय कायम हो जाएगा केवल पुलिस से। सूर्य कुमार जी, आप ये कह रहे हैं कि इसका मतलब तो ये है कि जो मौजूदा जो कानून व्यवस्था है या संवैधानिक मजबूरियां उसकी वजह से पुलिसिंग कमजोर है। भाई अगर हम पकड़ेंगे बिल्कुल अभी हमारी दंड व्यवस्था जो अपराधियों की है वो उसमें सुधार की बहुत आमूलचूल जरूरत है। मेरी पुलिस अधिकारियों से बात होती है तो कहते हैं कि जैसे मेढक तौले चलिए सर, समय का अभाव है सर, समय का अभाव है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल हुए। लेकिन जो ये आंकड़ों का खेल है ये किस तरह से जारी है, पुलिस अपना पक्ष रख रही है, राजनीतिक लोग अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका नुकसान जो है, इससे नुकसान जो हो रहा है वो आमजन को हो रहा है, पूरे प्रदेश के लोगों को हो रहा है। क्योंकि आंकड़ों के खेल में सब तो फंसना चाहते हैं लेकिन जो जनता है कहीं ना कहीं वो ये जानती है, सच जानती है कि क्या कुछ हो रहा है। और हम लोगों की कोशिश भी यही है कि आंकड़ों में ना फंसे और सच जो है वो दिखाएं। नमस्कार।